गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जीव जगत। ठीक है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं। जीवों के आकार एवं आकृति विभिन्न होती है। इनकी रचना एवं रंग में भी अंतर होता है। ये जीव जल में, भूमि के ऊपर, भूमि के नीचे तथा वायु में पाए जाते हैं। इनके भोजन की आदतों, संरचना, स्वभाव तथा व्यवहार में भी काफ़ी विविधता होती है। विविधता यानी कि अंतर। घरों में आसपास चलती हुई चींटी तथा अनाज में पाए जाने वाले घुन को देखो। हमारी आंखों से दिखाई देने वाले संभवतः सबसे छोटे जीव हैं। समुद्र में पाए जाने वाला ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। इसी प्रकार सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग तथा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ठीक है। आकार की विविधता यानी कि ये किस अलग अलग आकार के होते हैं। सजीवों के आकार में भारी विविधता पाई जाती है। कुछ जीव इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनको आंखों से नहीं देख सकते क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव। अमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट, खमीर आदि ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। कुछ जीव बड़े होते हैं जैसे मगर, आदमी, गाय, हाथी, कोयल आदि। संसार का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, जो समुद्र में पाई जाती है। एक ब्लू व्हेल का भार कितना होता है? 30 हाथियों के बराबर का होता है। एक ब्लू व्हेल मछली होती है, इसका भार कितने हाथियों के बराबर का होता है? 30 हाथियों के बराबर का। आकार में विविधता, आकृति में विविधता। सजीवों की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। इनमें से कोई बेलनाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, छतरीनुमा, चप्पलनुमा, नौकाकार, कोई जीवधारी तारे की आकृति का होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको किसी निश्चित आकृति के आधार पर क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता। इनके शरीर की बनावट एक अलग प्रकार की होती है। भोजन में विविधता। भोजन में विविधता। सजीवों को जीवित तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देखो, सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। सभी सजीव एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा शेष जीव भोजन पर आश्रित रहते हैं। कुछ जंतु केवल पौधों अथवा उनकी पत्तियों, फलों एवं बीज आदि को ही खाते हैं। वे जंतु क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। ऐसे जंतु जो पौधे, बीज और पत्तियों इनको खाते हैं, कौन से जंतु कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु। कुछ जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस अथवा कीड़े मकोड़े खाते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो अपने भोजन में दोनों प्रकार का आहार एवं मांस ग्रहण करते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? सर्वाहारी। जंतुओं को अपनी आदतों तथा वातावरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। अपना पोषण स्वयं कराने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी या सर्वाहारी। ऐसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? देखो, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु और वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? परपोषी। आवास एवं स्वभाव में विविधता। सभी जीवों को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। वहाँ स्थान जहाँ एक सजीव रहता है क्या कहलाएगा? आवास कहलाता है। जैसे चूहा, सांप, बिच्छू का आवास बिल है। शेर का आवास माद, गुफा है। घोड़ों का आवास क्या है? अस्तबल है। मछली, केकड़े, केंचुए, मेंढक का आवास क्या है? जल है। विभिन्न प्रकार के सजीवों का स्वभाव भी एक दूसरे से भिन्न होता है। कुछ स्वभाव में हिंसक होते हैं, यानी कि खराब होते हैं, खाने वाले होते हैं, हिंसक प्रकृति के। कुछ शांत होते हैं और कुछ हास्यपूर्ण, कुछ संवेदनशील भी होते हैं। जैसे शेर, चीता, बकरी, बंदर, भालू, चूई मुई आदि। परिवेश की विविधता। देखो,
ये किस किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, यानी कि अलग अलग भूमि में रहते हैं। संसार में अनेक प्रकार के जंतुओं के रहने के अपने अपने ढंग हैं। कुछ जंतु जल में रहते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं तथा कुछ भूमि पर रहते हैं। भूमि पर रहने वाले के लिए अनेक प्रकार के परिवेश हैं। कहीं पर जंगल है जिसमें पेड़ और झाड़ियाँ होती है, तो कहीं पर घास के मैदान हैं। जंतुओं के शरीर की संरचना उनके परिवेश के अनुकूल ही होती है, जिससे वे भली भांति जीवित रह सकें। जंतु ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ उनके लिए काफ़ी भोजन उपलब्ध होता है और जहाँ उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा होती है। ऐसे स्थानों को क्या कहेंगे? परिवेश। कुछ जंतु एवं पौधे तालाब के अंदर चारों ओर दिखाई देते हैं, जैसे मेंढक, केंचुआ, मछली, सूक्ष्म जीव, घोंगे, बगुले, बतख आदि। क्या कैसा होता है? यह नौका रेखित होता है। जलीय जंतु का आकार कैसा होता है? नौकाकार। मछली के शरीर पर यह आकार तथा पंख मछली को पानी में तैरने में मदद करते हैं। मछली गलफड़ों तथा मेंढक अपनी त्वचा द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। मेंढक के पश्चपादों में जाली नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहेंगे? पाद जाल। इसी प्रकार पक्षियों के पंख हवा में उड़ने के लिए और ऊँट के लंबे पैर एवं मोटे गद्देदार तलवे रेत रेगिस्तान पर चलने दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। पौधे भी एक निश्चित वास स्थान में ही अधिक समय तक जीवित रहकर वृद्धि करते हैं। कुछ पौधे जैसे सिंघाड़ा, जलकुंभी, शैवाल, कुमुदनी आदि जल में तथा नागफनी, घिवार, मदार आदि पौधे शुष्क स्थानों रेगिस्तानों में उगते हैं। शेर जंगल में प्राकृतिक गुफाओं में, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर, खरगोश भूमि में बिल बनाकर तथा मधुमक्खियाँ छत्ता बनाकर रहती है। दीमक समूह में सूखी लकड़ियों में छेद करके या भूमि पर मिट्टी का ढेर बनाकर, इनके ढेरों को बोबी या एंटा हिल्स भी कहते हैं। आगे कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। और क्षार जो स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे, साबुन चिकने और तीखे, वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और लवण क्या होते हैं? नमक, जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें नमक होता है वो क्या कहलाएंगे? लवण, ठीक है। तो तत्व एक दूसरे से मिलकर यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों का वर्गीकरण उनके गुणों जैसे रंग, स्वाद, घुलनशीलता एवं रासायनिक स्वभाव के आधार पर किया जाता है। देखो, इन गुणों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? रंग के आधार पर, स्वाद के आधार पर और घुलनशीलता के आधार पर और रासायनिक क्रिया के आधार पर किया जाता है, ठीक है। कुछ स्वाद में मीठे, खट्टे और तीखे होते हैं। अम्ल, क्षार और लवणों में यौगिकों का प्रारंभिक वर्गीकरण उनके स्वाद और लिटमस पर उनकी क्रिया के आधार पर किया जाता है। अतः इन यौगिकों को इनके विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसी के आधार पर यौगिकों को अम्ल, एसिड, क्षारक तथा लवण में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अम्ल कुछ सामान्य गुण रखते हैं, यद्यपि उनमें विविध अंतर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार क्षारकों व लवणों में भी कुछ समानताएं हो सकती है। अम्ल शब्द लैटिन के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। देखो, अम्ल शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। नींबू देखो, निम्न तालिका में कुछ फलों दिए गए हैं, उनके सम्मुख इनका स्वाद लिखना है, ठीक है। तो ये सारणी में आपको जब आप स्कूल आओगे तब भरवा दूंगी। यह खट्टापन इसमें एक विशेष प्रकार के यौगिकों की उपस्थिति के कारण होता है। इसे क्या कहेंगे? अम्ल। हम इनको वर्गों में विभाजित करते हैं। प्रकृति में प्रदत्त अम्ल, नेचुरल अक्यूरिंग एसिड। प्रकृति द्वारा प्रदत्त अम्ल क्या कहलाएंगे? तनु अम्ल। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं अम्ल, वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? तनु अम्ल। हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे तनु अम्ल अनेक रूपों में रहते हैं। कुछ सामान्य फलों एवं खाद्यों में पदार्थों में फलों की उपस्थिति निम्न प्रकार है। देखो, सिट्रिक फल, प्याज, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। प्याज में ये सब होता है। और सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल।
और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। इमली में क्या होता है? टारटरिक अम्ल। और सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। नींबू, संतरा, कच्चा आम आदि फल आदि अम्लों के कारण इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। इनमें उपस्थित अम्ल दुर्बल होते हैं। जो इनमें उपस्थित होते हैं, नींबू, संतरा, इनमें सब क्या होते हैं? वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे देखो, ठंडे पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उनमें कौन से अम्ल होते हैं? कार्बनिक अम्ल। अंगूर, संतरे में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। खनिज अम्ल, पहला पढ़ा था आपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त अम्ल, दूसरा पढ़ेंगे खनिज अम्ल। ये अम्ल प्रबल शक्तिशाली होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल आदि खनिज अम्ल के उदाहरण है। ये अम्ल खनिजों से तैयार होते हैं, इसलिए इन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। यह अम्ल बहुत ही प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर पड़ जाने पर फफोले जला देना उत्पन्न कर देते हैं। कौन से अम्ल? खनिज अम्ल। अगर ये खनिज अम्ल त्वचा पर पड़ जाते हैं तो इनमें क्या हो जाता है? फफोले हो जाते हैं। और ये कौन कौन से अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम होती है तनु अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है? कम, क्या कहलाएंगे? तनु अम्ल। जिन अम्लों में अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा बहुत कम होती है क्या कहलाएंगे? सांद्र अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत धावन सोडा तथा बेकिंग सोडा के पानी से धोना चाहिए। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल किसी त्वचा पर गिर गया तो उससे किससे धोना चाहिए? धावन सोडे से या बेकिंग सोडे से धोना चाहिए। ये अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय यानी कि कम कर देते हैं। अधिक गर्म तथा मसालेदार भोजन करने या चिंता करने से हमारे आमाशय में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल असामान्य मात्रा में बनने लगता है। तब आंतों में छाले हो जाते हैं। अंत में आंतें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इस अम्लीयता को कम करने के लिए हम एंटासिड अथवा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या इनी जैसे यौगिक हैं। ये सभी यौगिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। अम्लों के गुण। अम्ल देखो, अम्लों के भौतिक गुण ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। यह नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये त्वचा को जला देते हैं और जलन पैदा करते हैं। रासायनिक गुण। जल से क्रिया। सभी अम्ल जलीय विलयन स्वतंत्र हाइड्रोमोनियम आयन विमुक्त करते हैं। तीव्र अम्ल विलयन से पूरी तरह विघटित हो जाते हैं। देखो, H2SO4 का ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 प्लस H2H2O क्या है? जल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल और जल की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, तो हाइड्रोमिनियम H3O और सल्फेट आयन SO4। मंद अम्ल तनु अम्ल विलयन से बहुत कम मात्रा में विघटित होते हैं। मंद अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का, प्लस H2O। इसकी दोनों की क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन और एसिटेट आयन बनते हैं। धातुओं से क्रिया। अम्ल तेल से क्रिया धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखो, धातु क्या है अपनी? Zn, और अम्ल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इनकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? Zn क्लोरीन से क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और बचा H, तो H2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं? लवण और जल बनाते हैं ये, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मैग्नीशियम पीछे वाला SO4 सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। यहाँ पर लाइन खींच लीजिए आप, कल पढ़ाएंगे अब इसके बाद का।